तो आज का जो लैब है वो है इंट्रोडक्शन टू विजुअल डीएसपी प्लस प्लस। मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है वो क्या कहते हैं विजुअल डीएसपी प्लस प्लस 4.5 का सेटअप, और उसको किस तरह से क्रैक करते हैं उसका भी फाइल लाइसेंस और डेट फाइल भी मैंने आप लोगों के साथ उसमें शेयर कर दिया है। कैसे उसको इंस्टॉल करना है, कैसे उसको एक्टिवेट करना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोगों के साथ मैंने जो फाइल शेयर किया है वो है विजुअल डीएसपी 45g.zip। ठीक है, ये वाला फाइल है। इसको जब आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये वाला फोल्डर आपके पास आ जाएगा। आप इसको ओपन कर ले। यहाँ पे जो setup.exe फाइल है, इससे आप इसको इंस्टॉल करेंगे। जो भी स्टेप्स आपके पास आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसको इंस्टॉल कर दे, और आखिर में उसको लॉन्च करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये जो license.dat का फाइल है इसको यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करना है, और आपका जो प्रोग्राम फाइल्स है जहाँ पे आपका जो विजुअल डीएसपी प्लस प्लस है वो इंस्टॉल होगा, अगर आप उसको ब्राउज करके आपने उसकी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी चेंज कर दी हो तो आपने उस इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी के अंदर जाना होगा। मेरे पास जो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है वो है ड्राइव सी में प्रोग्राम फाइल्स, और उसके अंदर एनालॉग डिवाइसेस का जो फोल्डर है इस पे डबल क्लिक करें। इसके अंदर विजुअल डीएसपी 4.5 की डायरेक्टरी है, और उसके अंदर फिर आपके पास सिस्टम की डायरेक्टरी है। इस सिस्टम वाली डायरेक्टरी के अंदर आपने जो license.dat का फाइल है उसको पेस्ट करना है, वहां से आपने कॉपी करना है उस फोल्डर से, और यहाँ पे इस डायरेक्टरी के अंदर उसको पेस्ट करना है। जब आप उसको पेस्ट कर लेंगे तो आप उसके बाद क्या कर ले, विजुअल डीएसपी प्लस प्लस का एनवायरमेंट रन कर दे। ठीक है, ये विजुअल डीएसपी प्लस प्लस का एनवायरमेंट है। ठीक है, ये मेरे पास ओपन हो गया है। इसमें पहले से जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया था वो ओपन हो गया है। अगर आपने नया प्रोजेक्ट बनाना हो तो उसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले नया सेशन क्रिएट करना होगा। आपका फर्स्ट टाइम होगा, आप जब विजुअल डीएसपी प्लस प्लस को यूज करेंगे तो आपका सब फर्स्ट टाइम होगा। आपने सबसे पहले सेशन क्रिएट करना है। सेशन इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि उसमें आप अपना टारगेट डिफाइन करते हैं कि आपका जो टारगेट माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सा है। ठीक है, सेशन जब आप क्रिएट करते हैं तो उसमें आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं। सेशन क्रिएट कैसे करते हैं, अगर शुरू में आपने सेशन क्रिएट ना भी किया हो, आप सिर्फ प्रोजेक्ट क्रिएट कर दे, फिर जब आप प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे तो उस टाइम पे भी आपसे सेशन सिलेक्शन का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अगर आपने पहले से सेशन सेलेक्ट क्रिएट किया होगा तो सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा, अगर आपने क्रिएट नहीं किया होगा तो क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सेशन क्रिएट करेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। सेशन क्रिएट करने का तरीका जो है वो ये है, आपके पास जो ऊपर टूल बार है उसमें सबसे पहले फाइल है, उसके बाद एडिट, उसके बाद सेशन। ठीक है, जब सेशन पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास न्यू सेशन, सेलेक्ट सेशन और उसके अलावा दूसरे ऑप्शंस हैं। ठीक है, सेलेक्ट सेशन में मेरे पास एक सेशन आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक सेशन क्रिएट किया हुआ है। आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोग फर्स्ट टाइम विजुअल डीएसपी प्लस प्लस को यूज कर रहे होंगे तो आपने न्यू सेशन पे क्रिएट करना। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, जी जी। सही सेशन होता क्या है? मतलब ये किस लिए? सेशन में आप लोग उसके लिए एक एनवायरनमेंट सेलेक्ट करते हैं कि आपने जो प्रोग्राम रन करना है वो किस प्रोसेसर पर रन करना है। ठीक है, उसमें आप अपना टारगेट डिफाइन करते हैं। विजुअल डीएसपी प्लस जी प्लस सर। इमुलेटर भी है और सिमुलेटर भी है। ठीक है, तो इमुलेशन पर्पजेस के लिए अगर आपने एक्सटर्नल कोई इसके साथ माइक्रो प्रोसेसर लगा लिया हो तो उस माइक्रो प्रोसेसर को टारगेट करने के लिए इस विजुअल डीएसपी प्लस प्लस से आप क्या करते हैं, सेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक्सटर्नल वो नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, या आपके पास किट नहीं है एक्सटर्नल, तो आप लोग क्या करते हैं, सेशन तो क्रिएट करते हैं लेकिन सेशन में फिर आप सिमुलेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम जो करते हैं माइक्रो प्रोसेसर हम इस लैब में यूज कर रहे हैं वो है ब्लैकफिन 537। ठीक है, तो जब आपने न्यू सेशन पे क्लिक कर दिया तो सेलेक्ट प्रोसेसर का ऑप्शन आ गया। सेलेक्ट प्रोसेसर में आपने जो सेलेक्ट करना है प्रोसेसर वो है BF537। ठीक है, BF537 को सेलेक्ट कर ले, कॉन्फ़िगरेटर पे क्लिक कर ले। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये आपको एम्प्टी नजर आएगा, ये वाला जो विंडो है प्लेटफॉर्म्स वाला ये आपको एम्प्टी नजर आएगा अगर आप फर्स्ट टाइम विजुअल डीएसपी प्लस प्लस को यूज करें। सबसे पहले आप क्या कर लें, आप यहाँ पे क्लिक कर ले और उसको ओके कर ले, तो उससे आपके पास यहाँ प्लेटफॉर्म्स में
आपके पास उसका वो जो है जो प्लेटफॉर्म है आपका वहां से यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को करने के बाद आप ओके कर लेंगे। सर और सर जी जो MTR है नजर आ रहे हैं, तो सर ये सेलेक्ट कर दे तो यहाँ पर फिर ओके करना है। जी ओके करना है। ठीक है सर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं BF535 को सेलेक्ट कर लूं और इसको ओके कर लूं तो यहाँ पे मेरे पास BF535 भी आ गया। ठीक है, रैंडम सेलेक्ट कर सकते हैं इनमें से, इन ऑप्शंस में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न है वो BF537 है, इसलिए हम BF537 सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। अच्छा, इस चीज को करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे फिर आपके पास सेशन के लिए 3 ऑप्शन है। आपके पास अगर किट है कोई एक्सटर्नल, वो आप उसके साथ BF537 का किट है आपके पास, वो आप कनेक्ट कर रहे हैं तो आप सर ये फर्स्ट ऑप्शन को करें। जी, टेम्पलेट में कौन सा सेलेक्ट करेगी? कौन से टेम्पलेट में? ये प्लेटफॉर्म BF537 नहीं, उसके बाद सर ये प्लेटफॉर्म टेम्पलेट्स जो है। कहाँ पे? ये BF537 हमने सेलेक्ट किया, कॉन्फ़िगरेटर पे क्लिक जी किया, यहाँ पे हमने यस सर। BF537 सेलेक्ट किया। ठीक ओके है, सर। यहाँ से ओके करें तो ऑलरेडी मेरा ओके ओके ये सर। एडिट है, इसलिए इसने मुझे वो एरर दे दिया। ठीक है, सर उसके एमुलेटर बाद आप सेलेक्ट इसको करना है ओके या करें। सिमुलेटर? नहीं, सिमुलेशन सेलेक्ट करना है क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल फिजिकल कोई माइक्रो प्रोसेसर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद सिमुलेटर सेलेक्ट कर ले। ठीक है, इमुलेटर भी नहीं करना, EZ किट लाइट भी नहीं करना। ठीक है, लैब में हमारे पास जो किट्स अवेलेबल हैं वो EZ किट लाइट थे। ठीक है, उसके लिए हमने इसको सेलेक्ट करना था, लेकिन हम अभी यहाँ पे सिमुलेशंस कर रहे हैं, इसलिए हम सिमुलेटर सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये होता क्या है सर? क्या चीज? EZ किट लाइट पता नहीं ये BF537 माइक्रो प्रोसेसर का किट होता है। ठीक है ठीक है, सर। जिस तरह एक जे किट है, इसी तरह BF537 माइक्रो प्रोसेसर का भी अपना किट होता है। ठीक है, अच्छा, इस चीज को करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है ADSP BF5XX सिंगल प्रोसेसर सिमुलेटर, इसको सेलेक्ट करें और नेक्स्ट करें। ठीक है, ये सब होने के बाद आप फिनिश पे क्लिक करें तो आपका सेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं सेशंस में जाऊं और सेशंस देख लूं तो उसमें मेरे पास एक ही नाम के एक ही माइक्रो प्रोसेसर के 2 सेशंस बन गए। ठीक है, मैंने वापस प्रीवियस सेशन सेलेक्ट कर दिया तो उसके अंदर मेरे पास ये जो फाइल ओपन था वो वापस ओपन हो गया। अच्छा, नया प्रोजेक्ट वो बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, न्यू पे आके यहाँ प्रोजेक्ट पे क्लिक करके प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम नाम दे देते हैं इंट्रोडक्शन टू विजुअल DSP। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये कह रहे हैं कि द डायरेक्टरी इज नॉट क्रिएटेड, डू यू वांट टू क्रिएट इट? तो आप लोगों ने अगर कोई और डायरेक्टरी कहीं पे इसको सेव करना है तो यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन है, यहाँ से आप कहीं भी जहाँ पे आपकी मर्जी हो आप अपने इस प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर ले। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये अपने लिए एक डायरेक्टरी बनाता है, तो अगर आप चाहते हैं कि अपने लिए खुद डायरेक्टरी बनाए तो नेक्स्ट करके इसको यस कर लें। ठीक है, यहाँ पे फिर BF537 तो फाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करें, प्रोजेक्ट को नाम दे दें, उसको सेव कर दें। ठीक है, आपके पास इस तरह के 3 फोल्डर्स होंगे आपके प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, सोर्स फाइल्स के नाम से, लिंकर फाइल्स के नाम से, हेडर फाइल्स के नाम से। अगर आपके पास पहले से मौजूद कोई सी फाइल है और उसको आप अपने एनवायरनमेंट में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो ऐड फाइल का बटन है इस पे क्लिक कर लें। ठीक है, अगर आपने नया फाइल क्रिएट करना है तो यहाँ पे न्यू फाइल का भी बटन है, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो नया फाइल ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख लें या कुछ ना भी लिख लें और सेव करना चाहे .c के नाम से तो इसको आप, ठीक है, इसको फॉर एग्जांपल हम नाम दे देते हैं intro.c।
और हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इस फाइल को सेव कर दिया। अब ये आपका सी फाइल बन गया है और इस फाइल को अगर आप अपने इस प्रोजेक्ट के साथ लिंक करना चाहते हैं तो आप क्या कर ले, ऐड फाइल का जो बटन है इस पर क्लिक करें। तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो intro.c का फाइल मौजूद है। इसको अब हम देख लें तो यहाँ पे intro.c ऐड हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर आप कुछ भी अपना सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोड कर सकते हैं, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल अच्छा, आप जब अपने फाइल में चेंजेस कर ले, उसको सेव कर ले, उसके बाद आप लोगों ने अपने इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करना। ठीक है, बिल्ड कहाँ से कर सकते हैं? आपके पास 3 ऑप्शन है बिल्ड के भी। यहाँ पे अगर आप सिर्फ अपना फाइल बिल्ड करना चाहते हैं तो इस बटन पे क्लिक कर ले। अगर पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो F7 की या बिल्ड प्रोजेक्ट का जो बटन है इस पे क्लिक कर ले। उसके बाद अगर आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर या अपने फाइल्स के अंदर कोई चेंजेस कर दी और आपने एक दफा अपने इस प्रोजेक्ट को बिल्ड किया हुआ है और आप रीबिल्ड करना चाहते हैं तो उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है वो है रीबिल्ड ऑल का। इससे आपका जो प्रोजेक्ट है वो रीबिल्ड हो जाता है। अभी हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर देते हैं। ठीक है, अब अगर आप देख लें तो यहाँ पे मुझे बिल्ड वॉज अनसक्सेसफुल, मुझे एरर आ गया है कि आपके इस प्रोग्राम में कोई एरर है। ठीक है, तो एरर क्या चीज है आप लोग मुझे बता सकते हैं? प्रिंट इस प्रिंट एफ है। प्रिंट एफ है। सर, ठीक है, printf। क्योंकि प्रिंट हम किसके यूज करते हैं? प्रिंट हम C++ में यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है? प्रिंट एफ है। ठीक है, तो अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर है तो यहाँ बिल्ड के जो टैब है उसमें आपको अपने एरर्स नजर आते हैं। ठीक है, अगर आप उस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो आपको बाकायदा नजर भी आ रहा है कि आपका जो एरर है वो कौन से लाइन में है और किस स्टेटमेंट के अंदर है। ठीक है, तो यहां से आप उसकी डिबगिंग कर सकते हैं। उसके साथ दूसरा जो टैब है वो है कंसोल का, जिस पे आप अपने आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, हमने प्रोग्राम को सही कर दिया और दोबारा इसको बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, बिल्ड हो गया। अब अगर देख लें तो यहाँ पे फिर बिल्ड वॉज अनसक्सेसफुल है। इसके बाद भी हमारे पास कोई एरर है। क्या एरर है? लिंकर फिनिश्ड विद 1 एरर मेन। यहाँ पे प्रोग्राम में कोई एरर है कोड में? नो सर। ऑल राइट। दूसरा जो फाइल था इन lab2.c उसको हमने कमेंट कर दिया और intro.c को हमने रन कर दिया। ठीक है, कमेंट का वो पर्पस क्या होता है? कमेंट का पर्पस ये है कि आप अगर किसी लाइन को अपने प्रोग्राम के अंदर कमेंट कर देते हैं तो फिर आपका जो कंपाइलर है उस लाइन को स्किप कर देता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। ठीक है, सी में जिस तरह C++ में जिस तरह आप किसी लाइन को कमेंट करते हैं सी में भी उसी तरह करते हैं। ठीक है, अगर आपने एक पूरा ग्रुप स्टेटमेंट्स का वो कमेंट करना है तो उसके लिए /* यूज करें, और अगर आपने एक सिंगल लाइन कमेंट करना है तो उसके लिए $/ यूज करें। ठीक है, इस तरह सर दूसरी फाइल क्या क्यों कर रही थी सर? हमारा जो दोनों प्रोग्राम्स हैं वो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर है और दोनों प्रोग्राम सी लैंग्वेज के नॉर्मल प्रोग्राम्स हैं, मेन फंक्शंस हैं। तो उसके अंदर भी मेन फंक्शन है, इसके अंदर भी मेन फंक्शन है। एक ही नाम के 2 फंक्शंस आप डिफाइन नहीं कर सकते एक ही प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अगर आप देख लें तो लैब 2 में भी हमारे पास हमने मेन फंक्शन डिफाइन किया था और इंट्रो में भी हमने मेन फंक्शन डिफाइन कर दिया। ठीक है, प्रोजेक्ट एक ही है और फंक्शन एक ही नाम के 2 हो गए, तो मसला तो बन गया ना। जी सर। तो उस फाइल को किस तरह यूज करेंगे सर lab2.c को इस प्रोजेक्ट के अंदर? इस प्रोजेक्ट के अंदर आप मेन का फंक्शन जो है इसका जो कोड है वो भी उसी के मेन के अंदर डाल दें। ठीक है, कॉपी करके सारा कोड कॉपी करके उधर पेस्ट करके। हाँ, इसके मेन के अंदर हमने क्या यूज किया है? हमने सिर्फ एक printf यूज किया है ना। इस कोड को आप यहाँ से कट कर दे और वापस अपने इस lab2.c जो है उसमें डाल दे, इस फाइल को बिल्कुल खत्म कर दे। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, हम वैसे मतलब प्रोग्रामिंग वगैरह में वो मल्टीपल फंक्शंस के लिए अलग फाइल बनाते होते हैं जैसे, हाँ, तो इसमें भी आप कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल तो बना सर सकते हैं।
तो हम जी जैसे लैब 2 बनी हुई है तो उसको हमको वो वाला फंक्शन नेम दे दे इधर इंटर हाँ, में ये भी कर उस सकते फंक्शन हैं, का नाम, तो वो बिल्कुल कर डायरेक्ट लिंक सकते हो हैं, जाएंगे आपस। जी बिल्कुल सर। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको आप दूसरा इस फंक्शन को दूसरा कोई नाम दे दे, इस फाइल का जो वो है लिंक है, आप उस फाइल के अंदर इंक्लूड कर दे, जिस तरह stdio.h हमने इंक्लूड किया हुआ है अपने फाइल के अंदर, आप इसका भी उसमें इंक्लूड कर दे और इसके फंक्शंस को दूसरे फाइल के अंदर यूज कर ले। ठीक है, जी सर। ठीक है, जिस तरह आप कोड ब्लॉक में करते हैं बिल्कुल यहाँ पे भी उसी तरह कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी जो एरर था वो इस वजह से था क्योंकि हम एक ही प्रोजेक्ट के अंदर दो फंक्शन एक ही नाम से डिफाइन कर रहे थे, तो उस पर हमें एरर आ रहा था। ठीक है, अभी हमारा जो प्रोग्राम बिल्ड है वो अगर आप देख लें तो बिल्ड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आपके अगर प्रोग्राम में या प्रोजेक्ट के अंदर कोई एरर ना हो तो आपको ये मैसेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जब आप इसके अंदर कोई प्रोग्राम बना लेते हैं क्या कहते हैं विजुअल डीएसपी प्लस प्लस के अंदर, तो इसका जो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट है इस पे बाय डिफॉल्ट एक ब्रेक पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो आपका प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हो जाता है, लाइब्रेरीज इस आपके प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप मेन पे आते हैं तो वहां पे आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। उसको आगे एग्जीक्यूट करने के लिए आप F10 का जो बटन है उसको यूज करते हैं, की को यूज करते हैं अपने कीबोर्ड का। ठीक है, तो मैं F10 पे क्लिक करता हूं। द प्रोजेक्ट इज आउटडेट, यस वी वांट टू बिल्ड इट अगेन। ठीक है, अच्छा, तो मैंने F10 की से क्या कर दिया, जो लाइन है printf हेलो वर्ल्ड उसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, रिटर्न 0 भी एग्जीक्यूट हो गया और प्रोग्राम आपका एंड हो गया। ठीक है, जब आप इसको रन करते हैं अपने प्रोग्राम को विजुअल डीएसपी प्लस प्लस के अंदर, तो आपके प्रोग्राम के अंदर बाय डिफॉल्ट एक ब्रेक पॉइंट ऐड हो जाता है। उस ब्रेक पॉइंट तक आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। आगे एग्जीक्यूशन के लिए आप क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं यूजिंग F10 हॉट की ऑफ योर कीबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कंसोल में हम देख लें तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। हमारा जो बेसिक कंसर्न है आज के लैब में वो एरेस के साथ है। ठीक है, कि सी प्रोग्रामिंग में आप लोग एरेस कैसे डिफाइन करते हैं और उन एरेस पे ऑपरेशन कैसे करते हैं। हम एरेस पे काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो सिग्नल्स होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, वो सारे एरेस के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इसलिए हम जो स्टार्ट ले रहे हैं हम डायरेक्टली एरेस से स्टार्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो आप सी प्लस प्लस या सी के अंदर एरे डिफाइन करते हैं तो कैसे करते हैं, आप सबसे पहले उसका टाइप डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, और उसके बाद उस वेरिएबल को, उस एरे को नाम दे देते हैं, और उसके बाद उसका साइज अगर आपने पहले से डिफाइन करना हो तो साइज डिफाइन कर देते हैं विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक एरे डिफाइन कर रहा हूं इंटीजर टाइप, तो मैंने लिख लिया इंट, उसका टाइप डिक्लेयर कर दिया और फिर मैंने उसको नाम दे दिया x। ठीक है, और उसके बाद आप उसका साइज डिफाइन कर दे, फॉर एग्जांपल मैंने 5 साइज उसको दे दिया। अब इस एरे के अंदर मेरे पास 5 जो हैं एड्रेसेस बन गए हैं मेमोरी में। अब मैं हर एक एड्रेस पे एक एक जो है इंटीजर नंबर स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस एरे के अंदर मैं 5 इंटीजर नंबर्स को स्टोर कर सकता हूँ। मेरे पास इंटीजर एरे विद साइज ऑफ 5 एंड अ नेम ऑफ x जो है वो डिक्लेयर हो गया है। अच्छा, अब अगर मैं इस एरे को, एक तो यह है कि मैं इसको इनिशियलाइज कर दूं पहले से, उसका तरीका यह है कि इक्वल्स लगा के आप करली ब्रैकेट से इसको क्या कर ले, इनिशियलाइज कर दे विद 5 इंटीजर्स। दूसरा तरीका यह है कि आप लूप लगा के इसको यूजर से इनपुट ले ले, या फिर लूप से ही इसमें आप वैल्यूज डाल दे इस एरे के अंदर। ठीक है, तो अगर आपने यूजर से इनपुट लेना है इंटीजर एरे के लिए, या उसमें लूप्स के जरिए कोई वैल्यू स्टोर करना है, तो उसके लिए फिर आप लूप यूज करते हैं, और लूप सी प्लस प्लस या सी में कैसे डिफाइन होता है वो आपको पहले से पता होगा। ठीक है, फॉर लूप हम कैसे डिफाइन करते हैं सी लैंग्वेज में। फॉर लूप का जो सिंटैक्स है वो किस तरह का होता है, जो कीवर्ड आपके लिए आप इसके लिए यूज करते हैं वो है फॉर। ठीक है, उसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट करते हैं। पैरेंथेसिस में आपके पास सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आप सेमीकोलन लगा लेते हैं,
और सेमीकोलन के बाद आप फिर क्या करते हैं, आप उसके अंदर टेस्ट एक्सप्रेशन डालते हैं। ठीक है, उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन होता है, उसके बाद सेमीकोलन लगा के आपके पास अपडेट एक्सप्रेशन होता है, जिसमें आप अपने वेरिएबल को या तो इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं, या उस पर कोई और ऑपरेशन करते हैं, डबल इंक्रीमेंट या ट्रिपल इंक्रीमेंट या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जो भी है वो आपके अपडेट एक्सप्रेशन में आता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो पैरेंथेसिस है वो बंद हो गए और आपके कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर आपके लूप की बॉडी होती है। ठीक है, अब इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट में क्या करते हैं, आप एक पहले से अगर आपने एक वेरिएबल आई डिफाइन किया है तो आप उसको इनिशियलाइज कर देते हैं विद अ कांस्टेंट वैल्यू। फॉर एग्जांपल हम नॉर्मली आई यूज करते हैं, तो फॉर आई इक्वल्स टू 0 हम यूज कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास सेमीकोलन के बाद टेस्ट एक्सप्रेशन आ जाता है। टेस्ट एक्सप्रेशन में क्या होता है, उसका जो रिटर्न टाइप होता है वो लॉजिकल होता है, या तो वो ट्रू रिटर्न करता है या वो फॉल्स रिटर्न करता है। अगर ट्रू रिटर्न करता है तो आपके पास नीचे जो फॉर लूप की बॉडी है, जिसके अंदर आपके पास स्टेटमेंट्स हैं प्रोग्राम के, वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अगर उस टेस्ट एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो फॉल्स होती है तो आपके पास फॉर लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है, इसको अगर हम देख लें तो इसका जो चार्ट बनता है, फ्लो चार्ट, वो कुछ इस तरह बनता है कि आपके पास क्या होता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास जो टेस्ट एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, टेस्ट एक्सप्रेशन की फिर या तो वैल्यू फॉल्स होगी या उसकी वैल्यू ट्रू होगी। अगर ट्रू होगा तो आपके लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, जो इंक्रीमेंट है, जो अपडेट एक्सप्रेशन है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और वापस टेस्ट एक्सप्रेशन पे आपका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो चला जाएगा। फॉल्स के केस में ये सारी चीजें स्किप हो जाती है और आपका प्रोग्राम फॉर लूप से निकल जाता है। ठीक है, द सेम इज फॉर व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। लेकिन दोनों में, तीनों में फर्क क्या होता है, व्हाइल लूप में आपके पास जो अपडेट एक्सप्रेशन है और इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है वो चीजें नहीं होती, आपके पास सिर्फ टेस्ट एक्सप्रेशन होता है। व्हाइल, उसके बाद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर आपका टेस्ट एक्सप्रेशन होता है। अगर वो ट्रू है तो व्हाइल के अंदर आपकी जो लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होती। द सेम इज फॉर डू। डू में आपके पास क्या होता है, आपके पास लूप की बॉडी पहले होती है, एक्सप्रेशन उसके बाद होता है। डू वाइल लूप में क्या होता है, आपके पास अगर फर्स्ट टाइम भी एक्सप्रेशन फॉल्स होता है फिर भी आपके पास लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। फॉर और वाइल में आपके पास अगर टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाए तो आपके लूप की बॉडी एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होती। लेकिन डू वाइल में क्या होता है, अगर एक्सप्रेशन पहली दफा भी फॉल्स हो जाए तब भी आपके पास एक बार लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है, डू, उसके बाद लूप की बॉडी और उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, तो अगर टेस्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे फॉल्स हो भी जाए उसके बावजूद भी आपका डू के अंदर जो लूप की बॉडी होती है वो एग्जीक्यूट हो चुकी होती है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है वो टेस्ट कंडीशनल एक्सप्रेशंस भी होते हैं, स्टेटमेंट्स भी होते हैं। उसमें जो है हम एफ यूज करते हैं, एफ एल्स यूज करते हैं और इसके अलावा नेस्टेड एफ कंडीशंस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एफ कंडीशन में क्या होता है, आपके पास यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन होता है और उसके बाद एफ कंडीशन की बॉडी। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू हो, अगर इसकी वैल्यू आपके पास ट्रू हो तो बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर वो फॉल्स हो तो आपके पास बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती और एफ से निकल के आपका प्रोग्राम जो है वो
एफ के नीचे जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एफ के अलावा एफ एल्स का भी स्टेटमेंट हो सकता है। एफ एल्स में भी एक्सप्रेशन होता है और उसके बाद एफ एल्स की बॉडी होती है। ठीक है, अगर आपके पास एफ का जो एक्सप्रेशन है, टेस्ट एक्सप्रेशन है, वो फॉल्स हो गया तो एफ एल्स पे आ गया, उसका एक्सप्रेशन चेक कर दिया। ठीक है, उसका एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है, अगर फॉल्स है तो वो भी स्किप किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एफ ट्रू हो जाता है तो फिर एफ एल्स का एक्सप्रेशन अगर ट्रू हो या फॉल्स हो उस पे आपका प्रोग्राम फिर नहीं जाता। ठीक है, अगर फर्स्ट एफ कंडीशन आपका ट्रू हो गया तो बाकी सारे स्किप हो जाते हैं। इसके अलावा एल्स भी यूज होता है। एल्स का कोई टेस्ट एक्सप्रेशन नहीं होता, उसकी डायरेक्ट बॉडी होती है और वो तब एग्जीक्यूट हो जाता है जब आपके पास उससे पहले के सारे एफ कंडीशंस फॉल्स हो जाए। ठीक है, एट द एंड आपके पास एल्स में आपका एग्जीक्यूशन चला जाता है। क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर, ठीक है। क्लियर है। यस सर। अच्छा, अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ जो हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हम फॉर एग्जांपल एक इंटीजर डिफाइन कर लेते हैं, इंटीजर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, या फिर हम इसको यूजर से ले लेते हैं। ठीक है, इंटीजर एक्स और वाई डिफाइन कर लेते हैं और इन दोनों को यूजर से ले लेते हैं। यहाँ पे हमने वाई ले ली यूजर से और यहाँ पे भी उसको वाई कर दिया। ठीक हो गया, इस प्रोग्राम को हम बिल्ड कर देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अप टू डेट है, बिल्ड हो चुका है, सक्सेसफुल है। और हम यहाँ पे कंसोल पे आते हैं और अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन आगे लेके जाते हैं विद फंक्शन की F10। ठीक है, यहाँ पे stdin आ गया। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल एंटर कर देते हैं x की वैल्यू को 5। सर ये हर लाइन के एग्जीक्यूशन के लिए F10 हम प्रेस करेंगे? जी, हर एग्जीक्यूशन के लिए F10। अगर आप इससे ये ब्रेक पॉइंट जो है वो हटा ले तो फिर आपको ये जो F10 की है इसको प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसको हटाना है सर? ये जो ब्रेक पॉइंट यहाँ पे ऐड है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक आप है। राइट क्लिक करके यहाँ पे डिसेबल ब्रेक पॉइंट का ऑप्शन है, इस यहाँ से इसको आप डिसेबल कर दें तो फिर आपका एग्जीक्यूशन नहीं रुकेगा। ठीक है, अच्छा जी सर। मैंने एक 5 एंटर कर दिया, दूसरा 3 एंटर कर दिया, y की वैल्यू को मैंने 3 एंटर कर दिया। देखते हैं क्या होता है। इसने प्रिंट कर दिया। अच्छा, सारे प्रिंट जो हैं वो एक साथ हो गए, एंटर x एंटर y, x इज ग्रेटर देन y। उसके बाद एल्स का जो स्टेटमेंट है वो नहीं चला क्योंकि मैंने x की वैल्यू को 5 एंटर किया था और y की वैल्यू को मैंने 3 एंटर कर दिया। ठीक है, सर ये ब्रेक को कहाँ से डिसेबल किया था? जिस लाइन पे ब्रेक पॉइंट है उस पर राइट क्लिक करें, यहाँ पे रिमूव ब्रेक पॉइंट का ऑप्शन भी है और डिसेबल ब्रेक पॉइंट का ऑप्शन भी है। ठीक है, अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो F9 की को यूज कर सकते हैं, अगर आप डिसेबल करना चाहते हैं कंट्रोल प्लस F9 यूज कर सकते हैं। सर ये हर लाइन पे ब्रेक होता है? जी, हर लाइन पे आप ब्रेक पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ब्रेक पॉइंट इसलिए होता है कि अगर आपके प्रोग्राम में किसी एक लाइन के अंदर आपके पास एरर है तो आपको पता चल जाएगा कि इस लाइन पे मेरे पास एरर है, आपका प्रोग्राम जो है उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगा। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन का ये फायदा होता है। ठीक है, अच्छा, तो इस तरीके से हम एफ कंडीशन यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम एक एरे डिफाइन कर ले, i इक्वल्स टू 0, इस स्टेटमेंट को कहते हैं इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट फॉर लूप का। उसके बाद आप लोग यूज करते हैं टेस्ट एक्सप्रेशन, तो उसके लिए हम यूज कर देते हैं i लेस देन आर इक्वल टू
3, क्योंकि हमारे पास एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम i लेस देन आर इक्वल टू 3 कर रहे हैं। अगर आप इक्वल नहीं डालना चाहते साथ में तो आप i लेस देन 4 कर लें, ठीक है, क्योंकि साइज हमने 4 डिफाइन किया है, इसलिए हमने i लेस देन 4 जो है वो यहाँ पे स्टेटमेंट में यूज कर लिया। कौन से स्टेटमेंट में? टेस्ट एक्सप्रेशन में। उसके बाद हमारे पास अपडेट एक्सप्रेशन आता है। अपडेट एक्सप्रेशन हम क्या कर लेते हैं, हम i को बाय 1 फैक्टर इंक्रीमेंट कर लेते हैं थ्रू i प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लूप की बॉडी आती है। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हम फॉर एग्जांपल अपने इंटीजर जो x एरे है उसमें हम यही i की जो वैल्यू है वो डाल देते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, x ऑफ i इक्वल्स टू i कर लेंगे और अपने इस लूप को स्टॉप कर लेंगे, ठीक है, खत्म कर लेंगे। इस लूप में अभी क्या हो गया, यहाँ पे हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया i को। उसके बाद हमने टेस्ट एक्सप्रेशन डाल दिया कि अगर हमारे पास i लेस देन 4 हो तो ये लूप चले, अदरवाइज ये लूप ना चले, और हमने i को बाय 1 फैक्टर इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। तो इनिशियली आपके i के अंदर, आपके x एरे के अंदर फर्स्ट इंडेक्स पे 0 इंडेक्स पे आपके पास 0 स्टोर हो जाएगा, दूसरे इंडेक्स पे 1, तीसरे पे 2 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 1 2 3 4 स्टोर हो जाए, 0 जो है वो स्टोर ना हो जाए, तो हम 1 से स्टार्ट करके इसको 5 कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उस केस में आपके पास एक इशू आएगा, वो ये होगा कि यहाँ पे आप i की जगह i माइनस 1 यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो इस जी सर, यस सर, क्लियर है। यस इससे सर। ये हो जाएगा, जी इसके सामने i+1 कर देते तो ऊपर 0 4 उसी तरह रहता सारा कुछ। हाँ, इसके सामने अगर i+1 लिख लेते हैं तो भी ठीक था, ठीक है। लॉजिक डिफरेंट कर ले तो भी ठीक है, सही है। तो इस तरीके से आप लोग अपने सी प्रोग्राम के अंदर एरेस डिफाइन कर सकते हैं, उसको इसी तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं, और यूजर से भी इसी तरीके से इनपुट ले सकते हैं लूप के अंदर, सही है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। नो क्वेश्चन सर। नो सर। ठीक है।